हाँ जी, मुझे बताइएगा, आवाज आ रही है? चलिए, ठीक हो गया। अच्छा, आज हम ना मॉनेटरी इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा सिलेबस है उसमें तकरीबन जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो हमारा 90% कवर हो गया है, जिसमें माइक्रो दी है, मैक्रो है, और इस्लामिक इकोनॉमिक्स या प्री बैंकिंग थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी, और जो करंट स्टैटिस्टिक्स थे इम्पोर्टेंट हमारी इकोनॉमी के, वो मैंने तमाम स्लाइड्स बनाई और वो लेक्चर डिलीवर किए। तो एक टॉपिक है हमारा मॉनेटरी एंड पब्लिक फाइनेंस। जो मॉनेटरी का सिलेबस है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 70-80% हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर हो चुका है। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया मनी एंड बैंकिंग हबीबुल्ला वसीर की बुक से, तो अगर हबीबुल्ला वसीर की बुक का जो मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर है वो कर लिया जाए, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जिस तरह थ्योरीज हमने लोनेबल फंड थ्योरी पढ़ी, उसमें केन्जियन इकोनॉमिक्स में मनी डिमांड और मनी सप्लाई को पढ़ा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिटर्मिनेशन में, फिर मोनेटारिस्ट व्यूज पढ़े। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में साथ साथ हम मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो आज मैंने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का जो है सिलेबस वो देखा। तो चंद एक टॉपिक है जो हमारे कवर नहीं हुए, वो हम कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह 2 लेक्चर्स में जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है वो हमारी कवर हो जाएगी, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थी वो मैं पढ़ा चुका हूँ, हबीबुल्ला वसीर की बुक है वो आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये तमाम चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। तो इस वजह से जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है उसमें हमारा कम टाइम लगेगा। तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में जो आज मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है मनी सप्लाई। व्हाट इज अ मनी सप्लाई? सप्लाई ऑफ मनी मींस टोटल स्टॉक ऑफ मनी होल्ड बाय पब्लिक इन स्पेंडिंग फॉर्म। यानी कि जो लोगों ने स्पेंडिंग फॉर्म में जो मनी को होल्ड किया होता है, इट्स कॉल्ड मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई में यहाँ पर जो वर्ड यूज उसने किया है, हेल्ड बाय द पब्लिक। पब्लिक का मतलब यहाँ पर क्या है? इंडिविजुअल है, बिजनेसेस है और फर्म्स है। इंडिविजुअल से मुराद हम लोग कंज्यूमर, बिजनेस से मुराद जो लोग कारोबारी हैं, और फर्म से मुराद जो चीज़ों को प्रोड्यूस करने वाले हैं। और इसमें ये इंक्लूड होते हैं मनी सप्लाई में जो सेंट्रल बैंक के पास मनी है या कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व के फॉर्म में मनी है, तो वो स्पेंडिंग फॉर्म में नहीं होती, या गवर्नमेंट ने जो मनी होल्ड की हुई है तो वो मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन ही क्लियर हो जानी चाहिए कि अब मनी सप्लाई क्या है, कि जो इंडिविजुअल ने, पब्लिक ने होल्ड की हुई है इन द फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग, इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट्स कॉल्ड मनी सप्लाई। और इसमें कौन कौन से फैक्टर शामिल हैं और कौन कौन से फैक्टर शामिल नहीं है वो हमने देख लिया। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो मनी सप्लाई है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, या ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, या ये फ्लो है। जिस तरह के किसी मुल्क में जो कैपिटल है उसको हम क्या कहते हैं? वो स्टॉक फॉर्म है। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फ्लो होती है, यानी कि जो चेंज आ रहा होता है उसके अंदर। इसी तरीके से जो जीडीपी है 1 ईयर्स के अंदर, वो उसको हम फ्लो फॉर्म कहते हैं। तो जो मनी है, अगर हम उसको एट ए पॉइंट ऑफ टाइम देखें तो इट्स कॉल्ड स्टॉक। पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम इसे देख रहे हैं, अगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देख रहे हैं, तो ये फ्लो होता है। तो जो मनी सप्लाई है वो उसको हम स्टॉक भी कह रहे होते हैं और इसे हम फ्लो भी कह रहे होते हैं। तो मनी सप्लाई को समझने से पहले हमें दो चीजों को समझना लाजमी है। एक तो मनी सप्लाई के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो देखेंगे, एक होती है मॉनिटरी बेस, और थर्ड फैक्टर इसके अंदर होता है मनी मल्टीप्लाई। मनी मल्टीप्लाई, ये मनी सप्लाई है वो इक्वल होती है एम एस इक्वल टू मनी एंड मॉनिटरी बेस। जो मॉनिटरी बेस होती है और जो मनी मल्टीप्लायर है
वो डिसाइड करते हैं कि आपके इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कितनी होगी। तो इसमें कमर्शियल बैंक का भी रोल होता है, इसमें सेंट्रल बैंक का भी रोल होता है। तो ये दोनों जो इंस्टीट्यूशंस है ये डिसाइड करते हैं कि मनी सप्लाई कितनी होगी। जो मनी सप्लाई है इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, सी प्लस डी डी। सी प्लस क्या है, इसको हम करेंसी कोइंस जो कि सेंट्रल बैंक की तरफ से इशू किए जाते हैं। तो ये हमारी इस मनी का नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, स्पेसिफिक नाम होता है इन दोनों का, खैर मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा वो। तो ये करेंसी है और ये डिमांड डिपॉजिट्स है। इट्स कार्ड सेंट्रल बैंक मनी और इट्स कार्ड कमर्शियल बैंक मनी, यानी कि जो मनी सप्लाई है वो हमारी इकोनॉमी में करेंसी और चेक्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। दूसरी साइड पर आ जाती है मॉनेटरी बेस। मॉनेटरी बेस होती है करेंसी प्लस रिजर्व। ठीक है, करेंसी यही जो सेंट्रल बैंक ने इशू की है, और जो रिजर्व एसेट्स की फॉर्म में जो बैंक में जो डिपॉजिट होता है इन द सेंट्रल बैंक, उसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो ये मनी सप्लाई है ये डिपेंड करती है इस मनी मल्टीप्लायर के ऊपर। अब हमने देखना है कि ये मनी मल्टीप्लायर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है और मॉनेटरी बेस किस तरीके से मनी को डिटरमिन करती है। तो नॉर ये जो करेंसी है इधर और ये फैक्टर मनी सप्लाई के अंदर भी है, मॉनेटरी बेस के अंदर भी है। तो ये तो इक्वल होता है, जिस तरह मैं बार लगा देता हूँ, ये भी करेंसी है ये भी करेंसी है, ये दोनों इक्वल है। दूसरी साइड पर ये मॉनेटरी बेस है, ये मनी सप्लाई है, और इधर क्या होते हैं, ये रिजर्व, और इधर क्या होते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट, ये डी। अब आप देखें कि ये रिजर्व कम है, ये डिमांड डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं रिजर्व को बढ़ा दूं तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या हो जाएंगे, कम। अब ये कितने फैलेंगे, ये डिपेंड करता है एम की वैल्यूज के ऊपर। ठीक हो गया। तो मॉनेटरी बेस और एम की जो वैल्यू है वो डिसाइड करती है किसी इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी सप्लाई होगी। द सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक ओनली पार्ट ऑफ ए करेंसी, दोनों के। एंड जो सेंट्रल बैंक है वो जो मनी सप्लाई का ये वाला जो पार्ट है इसको तो वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। अगर ज्यादा नोट प्रिंट आउट करेंगे तो ज्यादा मनी जाएगी, और अगर कम प्रिंट करेगा तो कम होगी। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला करेंसी वाला, इसको सेंट्रल बैंक डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। जो ये वाला पार्ट है मनी सप्लाई का, इसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। वो इनडायरेक्टली हमारे पास मेथड है, आपको पता ही है, जो हमने अभी वसीर की बुक से पढ़े थे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड, कि किस तरीके से रिजर्व को चेंज कर कर, रिस्ट्रिक्शन लगाकर, किस तरह क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कर कर सेंट्रल बैंक ये तो काम करता है। अच्छा, जो ये मनी मल्टीप्लायर है ये कैसे बिल्टअप होता है। तो हमारे पास दो बेसिक चीजें हैं, एक मनी सप्लाई है सी प्लस डी डी, और करेंसी और मॉनेटरी बेस है, मॉनेटरी बेस इसके बराबर है करेंसी प्लस रिजर्व के। अब बैंक के हम जो बैंकिंग सेक्टर है, जो लोग हैं वो जो डिसीजन लेते हैं उनके बारे पर हम बात करते हैं। और कहते हैं चलो करेंसी जो डिपेंड करती है ना, वो डिपेंड करती है डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जितने डिमांड डिपॉजिट होते हैं ना उसकी एक खास फ्रैक्शन के पास हमारे पास करेंसी होती है। इसको स्मॉल सी कह रहे हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितनी करेंसी होल्डिंग है और कितने डिमांड डिपॉजिट है, इन दोनों की जो रेशो होगी उसको हम कहेंगे पब्लिक डिमांड ऑफ करेंसी। इसका नाम है पब्लिक डिमांड ऑफ करेंसी रेशो। नंबर टू पर है नंबर टू पर आ जाएंगे हमारे पास रिजर्व। रिजर्व दो दो तरह के होते हैं। नंबर टू पर आ गए, ये मॉनेटरी बेस का ही हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सी तो इधर आ गया, सी इक्वल है
सी और डी डी रिजर्व होते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व। रिक्वायर्ड रिजर्व कौन से होते हैं? जो कि सेंट्रल बैंक डायरेक्शन देता है कमर्शियल बैंक को, आपने इतना होल्डिंग करनी है जो आपके पास एसेट्स आएंगे, जो आपके पास लाइबिलिटीज आएगी जिसे आपने बाद में एक्सटेंडिंग लोन के लिए यूज करना है। तो ये सेंट्रल बैंक की तरफ से जो डायरेक्शन होगी कमर्शियल बैंक्स को कि इतने आपने रिजर्व रखने ही रखने हैं, इट्स कॉल्ड रिक्वायर्ड रिजर्व। एक्सेस रिजर्व क्या होते हैं? जो कमर्शियल बैंक अपने पास एक्स्ट्रा मनी होल्ड करते हैं। वो क्यों होल्ड करते हैं? क्योंकि लोगों के जो करंट अकाउंट है उन्होंने डिपॉजिट विड्रॉ भी करवाने होते हैं, चेक्स लेकर आते हैं, अपनी उन्होंने डेली के जो मामलात होते हैं वो भी चलाने होते हैं। तो मैनेजर ने ये एक्सेस रिजर्व और रिक्वायर्ड रिजर्व रखने होते हैं। जो रिक्वायर्ड रिजर्व, जो एक्सेस रिजर्व है वो इक्वल होते हैं एक्सेस रिजर्व इक्वल टू ई जितने डिपॉजिट्स हुए, डिमांड डिपॉजिट्स हुए, और रिक्वायर्ड रिजर्व इक्वल टू स्मॉल और जितना ये डिपॉजिट्स हुए, इसको हम सिंपल डी लिख लेते हैं, डी। तो ये निकाले किस तरीके से हमने कि एक्सेस रिजर्व ओवर जितना डिपॉजिट जमा हुआ तो उससे हम ई निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व ओवर जितना डिपॉजिट हुआ उससे हम ये निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, ये मॉनेटरी बेस की इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि हम ये मॉनेटरी बेस की ही लिए है ना, इसको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले हमने इसका सी ले लिया, बाद में हमने इसका आर के अंदर 2 पार्ट्स हुए। अब जो है मॉनेटरी बेस में ये इक्वेशंस को पुट कर देंगे, सी प्लस आर। सी किसके इक्वल है? स्मॉल सी, और जितने डिपॉजिट्स हुआ है, बल्कि इसको भी एक ही डी, जितना डिपॉजिट्स हुआ है। रिक्वायर्ड रिजर्व के अंदर कितने आ गए? रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व सी डी, और ये रिक्वायर्ड रिजर्व क्या हो गए? आर डी, और एक्सेस रिजर्व क्या हो गया? ई डी। डी कॉमन आ गए, सी प्लस आर प्लस ई, और ये मॉनेटरी बेस। और डी के लिए इसको सॉल्व कर लो, ठीक हो गया, क्योंकि डी बाद में हमने यहाँ पर पुट करना है। ये जो है डी के लिए इसको सॉल्व कर लिया, मॉनेटरी बेस इक्वल टू सी प्लस आर प्लस ई इंटू डी, ठीक हो गया। अच्छा ये मैं रिक्स कर देता हूँ। अच्छा अब क्या आ जाएगा? मनी सप्लाई। ये इक्वेशन फर्स्ट करें, हमारे पास 2 आ। मनी सप्लाई की इक्वेशन क्या है? सी प्लस डी, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स, ये वाला डी। तो सी किसके इक्वल है? सी इक्वल है स्मॉल सी और डी के, और ये वाला डी, डी कॉमन आ गया, डी कॉमन यानी कि सी प्लस 1 डी मनी सप्लाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस सी इंटू डी। अब ये जो डी है, डी की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे, मनी सप्लाई 1 प्लस सी, मॉनिटरी बेस सी प्लस डी एंड डी, मनी सप्लाई 1 प्लस सी, सी प्लस आर प्लस ई एम ई। ये जो मैंने बात स्टार्ट में की थी कि जो मनी सप्लाई है वो मनी मल्टीप्लायर और मॉनेटरी बेस के, मॉनेटरी बेस क्या? करेंसी प्लस रिजर्व, और ये क्या थी? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स, और मनी मल्टीप्लायर। अब मनी मल्टीप्लायर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस सी के ऊपर, जो आपके पास पब्लिक डिमांड ऑफ करेंसी की जो रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बैंक कितना एक्सेस रिजर्व रखते हैं अपने पास, रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है। अब रिक्वायर्ड रिजर्व अगर ज्यादा हो जाए, एक्सेस रिजर्व ज्यादा हो जाए, करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, तो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी। यानी कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं आपको नजर आ रहे होंगे, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूज को बढ़ाते चले जाए, मनी बेस तो कांस्टेंट रहेगी सपोज,
ठीक हो गया, क्योंकि ये क्या है, करेंसी है प्लस रिजर्व है। ठीक हो गया, ये लेट कांस्टेंट है। इनको जो सेंट्रल बैंक है, इसको रिजर्व को नॉर्मली वो चेंज कर कर मनी सप्लाई को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें बहुत सारे हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इजीली डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन के, जो सेंट्रल जो हमारा कमर्शियल बैंक है वो किस तरीके से मनी सप्लाई को इंक्रीज करने में या उसको डिक्रीज करने में अपना रोल प्ले करता है। ये बड़ा ही इजी है ये, और हम ये उसमें भी पढ़ते हैं, जो इंटरमीडिएट की बुक है, हबीबुल्ला वसीर की बुक है, उसके अंदर भी ये चीजें दी हुई हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन, इसको हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है, तो सिंपली आपको बात बताता हूँ कि जब बैंक के पास कोई नया डिपॉजिट्स आता है ना, तो अगर वो 1000 रुपीज अगर बैंक के पास मैं जमा करवाता हूँ, तो बैंक क्या करता है, बैंक सबसे पहले तो मुझे कैश बुक इशू कर देता है। कैश बुक इशू करने का मतलब है मुझे उसने एक रेसिप्ट देने यहाँ पर इतना जमा करवाई है, और ये अपनी अकाउंट्स को जब मर्जी चाहे विड्रॉ कर सकता है। यानी कि जो मैंने 1000 उधर डिपॉजिट करवाया अपनी कैश बुक के जरिए, मैं उसको ड्रॉ करवा सकता हूँ। या अगर वो कैश बुक का जो चेक है, अगर मैं वो लिखता हूँ और किसी मर्चेंट मर्चेंट से कोई चीज खरीदना चाहूं, तो वो चेक एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो सकता है। यानी कि जो रसीद उसने मुझे दी डिपॉजिट्स के बाद, वो भी क्या है, मनी ही है। ठीक हो गया, जो भी हमने पढ़ा है। अब बैंक की क्या है, वो लाइबिलिटी है, बैंक मुझे वो देगा। अब बैंक ने क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट बनानी है, जो उसने लोगों को पैसे देने हैं एक साइड्स पर वो उसको लिखेगा और उसको वो हाइडिंग देगा लाइबिलिटीज की। अब बैंक ने क्या करना होता है, बिजनेस करना होता है, और बैंक क्या करेगा, वो जो मेरी अमानत उधर जमा है वो आगे किसी को कर्जा देगा। वो सारे का सारा कर्जा नहीं देता, बल्कि जो अभी हमने रिजर्व पढ़े हैं, एक्सेस रिजर्व और रिक्वायर्ड रिजर्व, उसमें से कुछ बैंक पाबंद होता है सेंट्रल बैंक की तरफ से कि आपने कुछ डिपॉजिट अपने पास रखना है, और कुछ वो एक्सेस रिजर्व भी रखता है। एक्सेस रिजर्व इस वजह से रखता है कि फर्ज करें 1000 लोगों ने वहां डिपॉजिट करवाया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वापस लेने नहीं आएंगे पैसा, एक दो दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। कुछ ऐसे होंगे कि अगले दिन ही वापस लेने आ जाएंगे, कुछ महीने बाद, कुछ 2 महीने बाद। तो हर जो मैनेजर होता है उसको पता होता है कि अगर मैं बैंक के अंदर इतनी अमाउंट अपने पास इन हैंड कैश रखूं, तो मेरा जो एक दिन है वो इजीली गुजरता है। तो बाकी होती है एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी की बैंक क्या करता है, उसको अपने एसेट्स में शो करता है। जब उसका वो अपना एसेट हो जाता है, अपने पैसे वो बन जाते हैं, तो वो फिर किसी को लोन दे देता है। इसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो बैंक है वो अपने पास पैसे नहीं रखता, वो लोन दे देता है, और कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंपल ये हमारा एक मॉडल है जिसमें कोई कोलेट्रल की जरूरत या किसी जमानत की जरूरत नहीं है। और इकोनॉमी भी किसमें है, बूम में है। लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, और जो भी लोग पैसा लेते हैं वो बैंक के जरिए ही लेते हैं, और एक्सेस मनी वो अपने पास नहीं रखते, यानी कि मनी डिमांड को जीरो कर देते हैं। और जिसके पास भी अमाउंट वो जाती है, वो दोबारा उसी प्रोसेस के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया, तो ये मैंने आपको सारा एक सर्कल समझाया है, और इसके एमसीक्यूज भी आएंगे, क्योंकि मॉनेटरी इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है वो इसके अंदर शामिल है। तो जी हम देखते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है। वो कहता है कि जो इनिशियल जो डिपॉजिट आया ना किसी ने, वो आया 1000 रुपीज, और जो बैंक मैनेजर है उसने डिसाइड किया कि जो रिजर्व है ना, जितना भी डिपॉजिट्स आएगा उसका मैं 20% रिजर्व अपने पास रखूंगा।
ठीक हो गया। बाकी लोन कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। थर्ड पर जो पीपल है वो सारी लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते के साथ वो क्या करते हैं, वो मनी डिमांड को जीरो, अपने पास वो मनी जो भी पैसा है वो फौरन बैंक के अंदर डिपॉजिट हो जाए। ठीक है। सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट को समझते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये बैंक की बैलेंस शीट, जिसमें एक साइड पर लाइबिलिटीज होती हैं, दूसरी साइड पर एसेट्स होते हैं। जब ये 100 रुपीज आए हैं तो ये सबसे पहले लाइबिलिटीज में जाएंगे। ठीक हो गया। अब वो 100 रुपीज में से इसने क्या करना है, 20% रिजर्व के लिए रख लेने हैं, जिसमें एक्सेस और रिक्वायर्ड रिजर्व दोनों हो सकते हैं। अगर 1000 का मैं 20% लें तो ये कितना आता है, 200 रुपीज आता है। और बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसेट्स में। 1000 का 80% लें तो ये बन जाता है 8000। तो हमेशा लाइबिलिटीज और एसेट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जितनी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट होती है उतनी ही आउटस्टैंडिंग होती है। इनकमिंग और आउटफ्लो इक्वल है, यानी कि रिजर्व है, ठीक है, ये भी आउटफ्लो ही हो रहा होता है, या सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है, या फिर लोग जिन्होंने डिपॉजिट्स करवाए हुए हैं बहुत सारे, उसमें से कुछ ले जाते हैं, कुछ बैंक के पास रहता है, वो भी रिजर्व ही होता है, एक्सेस रिजर्व में आ जाता है। बाकी ये जो है ये लोन चला जाएगा। तो ये हमेशा आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब होता क्या है इधर, होता यह है कि बैंक के पास ये टाइम पीरियड कह लें, या कुछ बुक्स में इधर बैंक्स भी लिखा हुआ है। वो कहता है कि क्रेडिट कंडीशन कैसी होती है, ये इनिशियल डिपॉजिट आता है इसमें, उसमें से वो कुछ रिजर्व रखता है और कुछ क्या हो जाता है, एसेट्स। ये फर्स्ट बैंक में आया, फर्ज करें एचपीएल, 1000 रुपीज आए। तो एसेट्स में कितने का इजाफा हो जाएगा जी, 1000 का। तो एचपीएल क्या करेगा, इसको 20% रिजर्व रखा, 80% एसेट्स बनाया, और ए शख्स को उसने लॉन्च कर दिया। ए शख्स के पास लॉन्च चला गया, उसने इससे कोई बिजनेस किया, कोई परचेज की, और ये जो 800 रुपीज थे ये किसी बी शख्स के पास चले गए। बी शख्स ने भी क्या किया, किसी दूसरे बैंक में इसको डिपॉजिट करवा दिया। ठीक हो गया। अब एबीएल बैंक ने भी सेम इसी तरीके से इसकी पहले लाइबिलिटीज और एसेट्स की शीट बनाएगा वो, जिसमें से वो अपने पास रिजर्व रखेगा और इसमें से कुछ अपने एसेट्स डिक्लेयर करेगा। 160 उसने रिजर्व रखे, 440 एसेट्स हुए, और ये 800 उसके एसेट्स हो गए, और ये उसकी क्या हो गई, लाइबिलिटीज हो गई। और ये अ, क्या हुआ, ये फिर ये जो था 440 फिर आ गए इधर से, और 128 रिजर्व हो जाएंगे, और 512 ये हो जाएंगे। अब हम देखते जाएंगे, देख रहे हैं कि जो लोन क्रिएशन है वो ये इधर होती जा रही है, और ये एंड सो ऑन। ठीक हो गया, यानी कि दोबारा डिपॉजिट इधर होते जा रहे हैं, ये एसेट्स है, ये लोन जाता जा रहा है, और ये रिक्वायर्ड रिजर्व है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो क्रिएशन हुई है,
क्रेडिट जो क्रिएशन हुई है वो कितनी हुई है, उसका एक फार्मूला होता है क्रेडिट क्रिएशन का। इनिशियल डिपॉजिट बटा रिजर्व। रिजर्व कितने हैं? 20%, या 0.2 लिखने से जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 5000। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट क्रिएशन हो रही है इनिशियल डिपॉजिट की वजह से, ये क्रेडिट ये कितनी होगी? 5000। ठीक हो गया। और जो रिजर्व है इसका अगर हम 20% ले लें 5000 का, तो ये आएगा 1000। यानी कि जो इनिशियल अमाउंट हमारे पास आई थी, हम इक्वल रिजर्व हमेशा उसके इक्वल होंगे। और बाकी 80% हम क्या करते रहे हैं, वो लोन देते रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा? 400। ठीक हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज इन डिपॉजिट इक्वल टू 1/r इक्वल टू चेंज इन चेंज इन इसको चेंज इन रिजर्व। चेंज इन रिजर्व। तो चेंज इन रिजर्व 1/r कितना है हमारे पास? 0.2। चेंज इन रिजर्व कितने का है? 1000। ये वही है जो इनिशियल डिपॉजिट हुआ था। और चेंज इन डिपॉजिट्स में कितने का चेंज आया है? तो ये आ जाएगा हमारे पास 5000। तो इसको मॉडर्न फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, चेंज इन मनी सप्लाई इनटू, या इसको क्रेडिट क्रिएशन इनटू 1/r और इनिशियल डिपॉजिट, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट और चेंज इन रिजर्व आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां पर एमसीक्यूज एक तो यही आ जाता है कि क्रेडिट क्रिएशन किस तरीके से होती है। वो आपको दे देता है कि ये अमाउंट हमारे पास डिपॉजिट हुई है और रिक्वायर्ड रिजर्व हम इतना रख रहे हैं, तो कितनी क्रेडिट क्रिएशन होगी? लेट वो कहता है कि सपोज दैट जो इनिशियल जो डिपॉजिट था वो कितना है? 5000। रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है? 0.5 कह देता है वहां उसको। अब क्रेडिट क्रिएशन आपने फॉलो करनी। तो क्या हो गया जी? इनिशियल डिपॉजिट ओवर रिक्वायर्ड रिजर्व। तो इसमें इसको ये 10 आ जाएगा, और ये क्या हो गया? 1000, और ये क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगी क्रेडिट क्रिएशन। या दूसरी साइड पर चेंज इन डिपॉजिट ओवर 1/r चेंज इन रिजर्व। ठीक हो गया। तो इनिशियल डिपॉजिट्स को हम क्या कह रहे होते हैं? चेंज इन रिजर्व भी कह रहे होते हैं। ये आ गया 0.5 रिजर्व है। चेंज इन रिजर्व कितना है? चेंज इन डिपॉजिट्स कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक हो गया। जो ये आर की वैल्यू होती है ये हमेशा लेस देन 1 होती है। ठीक हो गया। ये 0.1 होगी, 2 होगी, 3 होगी एंड 9। मैक्सिमम एक्सट्रीम कंडीशन में ये आर इक्वल टू 1, इससे बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि इसका मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज आई हैं उतनी ही आपने क्या कर ली है? रिजर्व रख ली है, आपने लोन नहीं दिया। तो फिर कितनी क्रेडिट क्रिएशन होगी? उतनी क्रेडिट क्रिएशन होगी जितनी डिपॉजिट होगी। ठीक हो गया। तो यानी कि अगर यहाँ पर मैं फर्ज करें 1 पुट कर लेता हूं, तो यहाँ पर 5000 आया था, तो यहाँ पर भी जवाब क्या आएगा? 5000 आएगा। तो ये मिनिमम है। अगर आर की वैल्यूज हम जितना कम करते जाएंगे नियर टू 0 होता जाएगा, इट मीन रिजर्व हम कम कर रहे हैं। ठीक हो गया। देखें ये रिजर्व क्या होते जा रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो ये डिपॉजिट्स में क्या होता जाएगा? इजाफा होता जाएगा, जो मैंने पहले डायग्राम आपको बनाकर दिखाई थी। तो मॉनेटरी बेस कम होती जाएगी, करेंसी तो उतनी ही रहेगी, जो रिजर्व है उनकी रेशो कम होती जाएगी। दूसरी साइड पर जो डिपॉजिट्स है, ठीक हो गया, ये जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं इनकी रेशो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, और आपकी जो मनी सप्लाई है वो एक्सटेंड होती जाएगी, क्योंकि जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। अच्छा, जो ये आर होती है
ये लेस देन 1 होती है। इंतहाई एक्सट्रीम कंडीशन में जब आप 100% रॉन्ग हो तो ये 1 होती है, 1 हो सकती है। और जो 1/r है, 1/r यानी कि आर का ये जो मल्टीप्लायर है इधर, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन का मल्टीप्लायर, ये ठीक हो गया, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। एक्सट्रीम कंडीशन में जब आर 1 होगा तो तभी 1/r1 हो सकता है, वरना ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये क्रेडिट क्रिएशन मैंने आपको समझाया है, और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। और मनी सप्लाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने बैंकिंग वाला चैप्टर और जो मनी वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हबीबुल्लाह वसीर की बुक से, तो वहां से हमारी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स तकरीबन 30% कवर। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, मैं आपको पढ़ा दी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। उसके अलावा हमने उसकी मनी डिमांड थ्योरी भी पढ़ी केन्स की, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की डिटर्मिनेशन है। तो टॉबिन बोमिल और है मनी डिमांड की, वो हम पढ़ेंगे। टॉप इकोनॉमिक्स के वो हमारे कवर हो चुके हैं। अच्छा, ये है, इसको हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं मनी में। एक होती है कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल मार्केट है, इसमें हम जो लॉन्ग रन के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया? ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी जो एक मिनट, ये क्या हो गया ऐसा? आवाज आ रही है मेरी आपको? मुझे बताइए जरा। आवाज आ रही है? ठीक हो गया। असल में ना थोड़ी देर के लिए ना वीडियो स्टक हो गई थी। अच्छा, इसमें हमने मैंने आपसे बात की इसकी फाइनेंशियल मार्केट्स की, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। हबीबुल्लाह वसीर की बुक में ही इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, शॉर्ट रन मार्केट के, लॉन्ग रन मार्केट के। हेलो, आवाज आ रही? हाँ जी। अच्छा, जो बोरिंग है और जो लैंडिंग है वो लेस देन 1 ईयर हो रही है, तो हम उसको मनी मार्केट के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 1 ईयर है तो उसको कैपिटल मार्केट के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हबीबुल्लाह वसीर की बुक है, उसमें 8 या 9 चैप्टर है। उसमें ये इसके 7 7 8 8 इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। कैपिटल मार्केट में लॉन्ग रन के होंगे, और जो मनी मार्केट है उसमें शॉर्ट रन।
अच्छा, अब आ जाते हैं हम दोबारा हबीबुल्लाह बशीर की बुक की तरफ। इधर से जो मैं आपको कुछ चीज़ें असाइन करता हूँ, ये मैंने आपको पढ़ाई हुई है। एवोल्यूशन ऑफ मनी मैंने आपको पढ़ाई हुई है। टाइप्स ऑफ मनी, उसमें एनिमल मनी है, कमोडिटी मनी है, मेटालिक मनी, ठीक हो गया। और पेपर मनी, कन्वर्टेबल, इनकन्वर्टेबल मनी, क्रेडिट मनी, ठीक हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, कमोडिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, पेपर मनी, मेटालिक मनी। ये दोबारा चीज़ें बार बार ये रिवाइज हो रही हैं, ये सब चीज़ें उधर लिखी हुई हैं। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट ये देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट में ये उधर लिखा हुआ है, वैसे मैं कुछ इसमें चीज़ें आपको नहीं बता देता हूँ। यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट क्या है? उधार का लेन देन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। सबसे पहले होता है बुक क्रेडिट, यानी कि जो करियाने वालों के पास रजिस्टर होता है उधार के लेन देन के लिए। ये ट्रेडिशनल है, इसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती। प्रोमिसरी नोट है, यानी कि स्टैम्प पेपर के ऊपर प्रोमिसरी पर नोट हम लिखते हैं। उसके बाद जो थर्ड है ना, वो चेक है। चेक, चेक इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो चेक की स्पेलिंग सबको आने चाहिए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो चेक्स फोर टाइप्स के हम पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है बैरेट चेक। ये बैरेट चेक क्या होता है कि एक ये चेक ही होता है, इस पर आपका नाम होता है और ये डेट है, ये अमाउंट होती है। और नाम के साथ ना बैरर्स का लफ्ज लिखा होता है। बैरर्स का मतलब होता है कि जब आप ये चेक आपको कोई देता है और आप बैंक लेके जाते हैं, उसके अकाउंट से आपको पेमेंट कर दी जाती है और कोई आपको आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। यहाँ पर जिस तरह वो लिख देता है आरिफ और बैरर, और यहाँ पर 1000 रुपीज। और जब आप बैंक जाएंगे तो वो आपको आरिफ और बैरर लिखा हुआ है, ठीक है जी। वो आपको देखेगा ही नहीं कि आप आरिफ हैं या नहीं है, वो फौरन आपको 1000 रुपीज दे देगा, बेशक आप किसी को भी भेज दें अपनी जगह पे। ठीक हो गया। दूसरा होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या होता है, ये बैरर्स का लफ्ज काट करना वो ऑर्डर लिख देते हैं कि जी आपने ऑर्डर किया जो चेक वाला है कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो चेक है वो आरिफ को ही देना है। उसके बाद आ जाता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक में क्या होता है, इस साइड पर ये कट कर कर ये पी अकाउंट लिख दिया जाता है। अब आपको ये डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपके अकाउंट में जाएंगे, आप अकाउंट में अपने चेक जमा करवाएंगे और अकाउंट्स में आपके पैसे आएंगे, फिर वहां से आप बैरर चेक के जरिए निकलवा सकते हैं। तो इसमें बैंक ड्राफ्ट है, क्रेडिट कार्ड है, और एटीएम कार्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज हुंडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज। और सप्लाई ऑफ मनी आपको पढ़ा दी है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी मनी डिमांड की ना कुछ थ्योरीज रहती हैं। अब नेक्स्ट मैं आपके साथ ये करने लगा हूँ कि क्योंकि जो सिलेबस दिया गया है हमें, उसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स नहीं है, पहले होती थी। तो मैं आपको डेवलपमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कुछ चंद ही लेक्चर हैं, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा और आप वो साथ साथ उसको देखना शुरू कर दें। क्योंकि अगर जो डेट अनाउंस की हुई थी 10